मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 100 साल हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, और इन दिनों 100 साल मुकम्मल होने पर जश्न भी मनाया जा रहा है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर बाज़ाब्ता सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं है। भारत में कोई भी शख्स अगर कोई एनजीओ बनाता है, कोई तंजीम बनाता है, कोई संस्था बनाता है किसी मकसद के लिए, खा कम्युनिटी के लिए काम करना हो, देश के लिए काम करना हो, इकोनॉमी पर काम करना हो, रिलीजन पर काम करना हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। खा एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड हो या ट्रस्ट के तौर पर, सोसाइटी के तौर पर, कंपनी के तौर पर, यानी हर एक संस्था के लिए ज़रूरी है कि वो सरकार के सामने जवाबदेह हो, सरकार को बताए वो क्या काम करती है, कहां से उसके पास फंड आता है, वो पैसे का कहां इस्तेमाल करती है, वो संस्था सरकार को कितना टैक्स देती है। लेकिन आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है और अब बाज़ाब्ता इस पर सवाल उठना शुरू हो चुका है। कर्नाटका के होम मिनिस्टर है प्रियांक खड़गे, उन्होंने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को लेटर लिखा है और कहा है कि कर्नाटक में अगर आप आरएसएस की एक्टिविटीज को बाकी रखना चाहते हैं, आरएसएस की शाखाएं लगाना चाहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। कब आप पहले आरएसएस को रजिस्टर्ड कराएंगे, फिर आप हमें हिसाब देंगे और बताएंगे कि आपका लीगल स्टेटस क्या है, आपके पास फंड कहां से आता है, आपकी संस्था किस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और आप पैसे का कहां इस्तेमाल करते हैं। जब तक आप ये सब नहीं बताएंगे, कर्नाटक में आरएसएस की शाखाओं को लगने नहीं दिया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और अब वहां चीफ मिनिस्टर बदल गए हैं। पहले चीफ मिनिस्टर थे सिद्धारमैया और अब नए चीफ मिनिस्टर बने हैं डीके शिव कुमार। सिद्धारमैया जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी प्रियांक खड़गे वहां सरकार में वजीर थे, लेकिन वो होम मिनिस्टर नहीं थे। लेकिन उन दिनों भी उन्होंने लगातार आरएसएस पर सवाल उठाया था। आरएसएस की शाखाओं को उन्होंने स्कूल में बंद करवा दिया था, क्योंकि स्कूल की परमिशन के बगैर आरएसएस वहां शाखाएं लगा रही थी। उन दिनों भी उन्होंने आरएसएस के रजिस्ट्रेशन पर सवाल कायम किया था और अब डीके शिव कुमार कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और इस कैबिनेट में, इस इंतजामिया में प्रियांक खड़गे को होम मिनिस्टर बनाया गया है। और होम मिनिस्टर बनते ही प्रियांक खड़गे ने सीधे आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को लेटर लिखा और मुतालबा किया कि आपको, यानी आरएसएस के 100 साल मुकम्मल होने पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन इसी के साथ हमारा ये सवाल भी है, क्योंकि आरएसएस दावा करती है कि देश की सबसे बड़ी संस्था है, 60,000 से ज्यादा रोजाना उसकी कर्नाटका में शाखाएं लगती है, करोड़ों लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस का मुख्तलिफ तरह का प्रोग्राम है, आरएसएस आर्मी का काम कर सकती है, आरएसएस देश की हिफाजत के लिए काम करती है। फिर आरएसएस अभी तक रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಹೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೊನ್ನೆ ತಿಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರು ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು, अरे हम क्या छुपा के कर रहे हैं क्या, हम संघ के नाम पर ही कर रहे हैं. मैं भी वही पूछ रहा हूँ, संघ के नाम पे कर रहे हैं तो भैया संघ क्या है, कौन है, आपका पैसा कहाँ से आता है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं भी. वो भी वही बोल रहे हैं, हम भी वही बोल रहे हैं. मिस्टर मोहन भागवत हैज नॉट रिप्लाइड टू दिस लेटर. उनका जो उत्तर था तिसूर में था जून 13 को, और मेरा लेटर ऑफ कोर्स इट इज ऑन 13 जून बट रिलीज्ड यस्टरडे, डिस्पैच्ड यस्टरडे ऑन जून 15. जो संस्था देश के लिए काम करती है, उस संस्था की जिम्मेदारी होती है कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो और गवर्नमेंट को जवाब दे. जिस तरह देश में कोई एनजीओ कायम होती है या मजदूरों की कोई तंजीम कायम होती है, कोई कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है, कोई ट्रस्ट बनाता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी. तो फिर आरएसएस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर क्यों अमल नहीं कर रही है? उन्होंने मोहन भागवत को 2 पेज का लेटर लिखा है, आप अपनी स्क्रीन पर इस लेटर को देख भी सकते हैं. और उसमें उन्होंने 8 अहम तरीन मुतालबा कर दिया है. पहला मुतालबा प्रियांक खड़गे ने मोहन भागवत से किया है कि इट्स लीगल स्टेटस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि आरएसएस का लीगल स्टेटस क्या है और इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको बताना होगा. दूसरा मुतालबा क्या है, डिटेल्स ऑफ इट्स ऑफिस बेरर्स एंड ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, के ऑफिस बेरर कौन है आरएसएस के और जो अथोराइज्ड है, जो नुमाइंदे हैं जिनको आपने अथॉरिटी दी है, वो कौन है, ये बताना होगा. तीसरा मुतालबा क्या है, सोर्सेज ऑफ डोनेशंस
कंट्रीब्यूशंस एंड इनकम, कि आरएसएस के पास जो रेवेन्यू आता है, जो इनकम आता है, डोनेशन आता है, उसका सोर्स क्या होता है, ये आपको बताना होगा। चौथा मुतालबा क्या है, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड एसेट्स, कि आपका जो एसेट्स है, आपका जो असासा है, उसकी डिटेल्स आपको बतानी होगी कि कितनी दौलत आरएसएस के पास है। पांचवा मुतालबा क्या है, वेदर एप्लीकेबल टैक्सेस और बीइंग पेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, के क्या आरएसएस टैक्स पे करती है या नहीं करती है, क्या किस कानून के तहत आरएसएस चल रही है, कैसे आप पैसे का हिसाब किताब करते हैं, ये बताना होगा। छठा मुतालबा क्या है प्रियांक खड़गे ने आरएसएस से, द लीगल बेस ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज आर कंडक्टेड विदाउट फॉर्मल रजिस्ट्रेशन, के ऐसी क्या कानूनी हैसियत है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के आप अपनी एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं, वो आपको बताइए। और सातवां मुतालबा कर दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेटरी फ्रेमवर्क अंडर विच इट क्लेम्स, के आपका जो कानूनी तरीक़ेकार है, आपके काम का जो फ्रेमवर्क है, और पब्लिक में आपको किस तरह जवाबदेह होना चाहिए, इसके बारे में आपको वजाहत देनी होगी कि किस तरह पब्लिक के साथ आपका इंस्ट्रक्शन होता है, किस कानून के तहत होता है। और आठवां मुतालबा कर दिया है प्रियांक खड़गे ने, डिटेल्स ऑफ परमिशंस, ऑथराइजेशंस एंड कंप्लायंसेस, के आपको कोई परमिशन मिली है, आपको इजाज़त दी गई है, आप किस तरह काम कर रहे हैं, आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, आप कभी रैलियां निकालते हैं, परेड करते हैं, मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, तो इन सब का आपको जवाब देना होगा। तो ये बेसिक 8 बड़ा मुतालबा क्या है प्रियांक खड़गे ने, और उसके बाद ही हंगामा बर्पा हो गया है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने एक जवाब भी दिया है, और ये जवाब ऑफिशियली उन्होंने प्रियांक खड़गे को नहीं दिया है, बल्कि अनऑफिशियली जवाब है। दरअसल मोहन भागवत एक जगह बैठे और किसी ने उनसे सवाल किया कि पूछा गया है कि आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, और मोहन भागवत ने जवाब दिया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मोहन भागवत उस वायरल वीडियो में कहते हैं कि आरएसएस को रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, आरएसएस आज कायम नहीं हुई है, बल्कि आरएसएस को 100 साल पूरे हो चुके हैं। ब्रिटिश दौर में आरएसएस कायम हुई और उस वक्त से लेकर अभी तक आरएसएस चल रही है। 2 मरतबा आरएसएस को बैन किया गया, एक मरतबा आरएसएस पर से बैन हटा अदालत के फैसले से, और दूसरी मरतबा सत्याग्रह से। इसलिए सभी को मालूम है कि आरएसएस देश के लिए काम करती है। मोहन भागवत जवाब दे रहे हैं कि क्यों आरएसएस का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है, इसी तरह आरएसएस को भी रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। एक और जवाब दिया या लॉजिक बताया मोहन भागवत ने कि जो संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन सरकार से, गवर्नमेंट से फंड नहीं लेती है, उसके लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। आरएसएस भी सरकार से फंड नहीं लेती है, इसलिए आरएसएस का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। ये मोहन भागवत का जवाब है, और तमाम लोगों ने इस बयान को छाप भी दिया है। उधर प्रियांक खड़गे बार बार आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से सवाल कर रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि जो 2 पेज का लेटर है, उससे हमने 15 जून को पब्लिक में शाये किया है। 13 जून को हमने लेटर लिखा था, लेकिन वो लेटर आप तक 15 जून के बाद पहुंचा है, पब्लिक में सामने आया है। फिर आपने कैसे इस तरह का दावा कर दिया, और ये आपने जवाब दिया। आप सुनिए पहले मोहन भागवत की इस वीडियो को। I don't need to respond. There are so many unregistered things going on. And we are not secretive, we are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics. And all these things, gimmicks are being tried. Don't do that. We are used to it. After say 10-15 years of starting of Sangha, we had to face all these things. We are used to it. If they don't happen, we feel something is amiss. So I don't need to respond. Sangha started in British times. And Sangha started as a public will. I narrated you how that churning of minds went on. And the all accepted conclusion was taken up and worked upon. That was the Sangha. So it doesn't need any restrictions. Hindu Dharma is not registered. Many things are not registered. Those who want to have funds from the government, they require registration.
That has to be there. But Sangha, government knows Sangha is there. Government banned us twice, and that ban was released. Once by court order, another by Satyagraha. So government knows they banned RSS. That means they knew RSS is there. RSS is recognized. So all this has happened over 100 years. Nobody told us that you must register. Our constitution, written constitution, is with the government. We have submitted it in 1950s. Therein government would have said, okay, all is well, but you have not registered. First register, then we will accept. They did not say that. कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का एक पुराना बयान भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जिसमें मोहन भागवत ने कह रखा है कि देश की जो फौज है, जो आर्मी है, उससे कहीं ज्यादा फास्ट और तेज आरएसएस की आर्मी है, जो बॉर्डर पर जाने के लिए जंग लड़ने के लिए तैयार है। और उस बयान को सामने रखते हुए मोहन भागवत से सवाल कर रहे हैं प्रियांक खड़गे कि अगर आपका यह दावा है कि आपके पास 3 गुना ज्यादा तेज आर्मी है जो बॉर्डर पर जाकर जंग लड़ सकती है, तो फिर आप सरकार को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी आपके अंदर क्यों नहीं है? आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से प्रियांक खड़गे ने सवाल भी कर दिया कि आप देश में होम मिनिस्टर नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, आप किसी भी सरकारी ओहदे पर नहीं है, लेकिन आपको जो सिक्योरिटी दी गई है वो वही सिक्योरिटी है जो होम मिनिस्टर को दी जाती है, डिफेंस मिनिस्टर को दी जाती है। तो आखिर किस बुनियाद पर आपको सरकार ने ये सिक्योरिटी दे रखी है? और आपके पास जो सिक्योरिटी है उसका पैसा पब्लिक के टैक्स से अदा किया जाता है, पब्लिक के फंड से अदा किया जाता है, तो आप पर पब्लिक का पैसा खर्च हो रहा है, और जबकि आपके पास कोई ऑफिशियल सरकारी ओहदा नहीं है। आखिर क्यों? एक तरफ आप ये दावा कर रहे हैं कि आपकी संस्था सरकार से फंड नहीं लेती है, पैसा नहीं लेती है, इसलिए आरएसएस के रजिस्टर्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ सरकार के पैसे से, और सरकार के पास वो पैसा पब्लिक के टैक्स से आता है, उससे आपकी सुरक्षा अंजाम दी जाती है, आप सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। आखिर क्यों? आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का ये जो जवाब है कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सरकार से फंड नहीं लेती है, गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेती है, इसलिए उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। अगर ये लॉजिक सही है, अगर ये बात सही है, तो फिर देश में ऐसी हजारों संस्था हो सकती है, या उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो गवर्नमेंट से फंड नहीं लेते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, संस्था चलाते हैं। फिर क्यों दूसरों को बगैर रजिस्ट्रेशन की ऑर्गेनाइजेशन और संस्था चलाने की परमिशन नहीं दी जाती है? हिंदुस्तान में हजारों मदरसे मौजूद है और मदरसे मुसलमानों के अपने पैसे से चलते हैं। सरकार से एक पैसे का फंड मदरसे में नहीं लिया जाता है। इसके बावजूद इन दोनों मदरसों के रजिस्ट्रेशन को जरूरी करार दिया जा रहा है, मस्जिद के रजिस्ट्रेशन को जरूरी करार दिया जा रहा है, मंदिरों पर भी नजर रखी जाती है, मंदिरों का भी ट्रस्ट होता है, मंदिर में जो पैसा आता है, जो पैसा खर्च होता है, उसका हिसाब किताब रखा जाता है। आखिर क्यों? ये सब भी सरकार से एक पैसा नहीं लेते हैं, बल्कि सरकार को देते हैं, तो इनका रजिस्ट्रेशन जरूरी माना जाता है, खा ट्रस्ट के तौर पर हो या एनजीओ के तौर पर हो या चैरिटेबल अकाउंट के तौर पर हो, लेकिन आरएसएस का नहीं। आखिर क्यों? ये सवाल है और ये सवाल आगे भी जारी रहेगा। आरएसएस 1925 में कायम होती है, जब ब्रिटिश एम्पायर थी भारत में, और आरएसएस का एजेंडा था हिंदुओं को इकट्ठा करना है, हिंदुओं को रिलीजन के नाम पर मुत्तहिद करना है, मनुस्मृति को नाफिज करना है, और मुसलमानों को इस देश से खत्म करना है, मुसलमानों के इन्फ्लुएंस को खत्म करना है। यही वजह है कि 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, और उससे पहले से जब हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने की पहल चल रही थी कि एक पाकिस्तान बनाया जाएगा और एक इंडिया रहेगा, तो उस वक्त आरएसएस ने तक़सीम पाकिस्तान का विरोध नहीं किया, देश के बंटवारे की मुखालफत नहीं की। आरएसएस के कई रहनुमाओं पर इल्जाम लगता है कि वो ब्रिटिश एम्पायर के मुखबिर बने हुए थे, उनको सीक्रेट इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे, और आरएसएस का भी एजेंडा था कि देश 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए, मुसलमान यहां से चला जाए, ताकि यहां हमें अपनी मर्जी के मुताबिक हुकूमत करने का मौका मिल सके। आरएसएस के ही एक मेंबर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था, और नाथूराम गोडसे को आजाद भारत का पहला दहशतगर्द माना जाता है। उस वाकया के बाद उस वक्त के वजीर दाखिला वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस
को बैन कर दिया था, पाबंदी लगा दी थी। फिर बाद में आरएसएस से पाबंदी हटाई गई, बाद के दौर में भी आरएसएस पर पाबंदी लगी। तो आरएसएस का जो इतिहास रहा है इस देश में कुछ ऐसा रहा है कि कई मर्तबा उन्होंने देश के मफाद के खिलाफ काम किया है, और अब आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार देने का मुतालबा किया जा रहा है। प्रियांक खड़गे ने साफ कह दिया है कि कर्नाटक में अगर आरएसएस को अपनी शाखाएं लगानी है, एक्टिविटीज को जारी रखना है, तो अब आरएसएस का रजिस्टर्ड होना यहां लाजमी होगा, क्योंकि मैं होम मिनिस्टर हूं और बतौर होम मिनिस्टर हमारी जिम्मेदारी है उन तमाम संस्थाओं पर नजर रखना जो संस्था अपनी एक्टिविटी को अंजाम देती है। और 4-5 अहम सवाल है कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपकी कोई एक्टिविटी है, तो सरकार के पास इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। आपके पास फंड कहाँ से आता है, आपके पास पैसा कहाँ से आता है, आप पैसे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आप क्यों अपने पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ आप क्यों अंजाम दे रहे हैं। अब मोहन भागवत का अगला कदम क्या होगा, अगला जवाब मोहन भागवत क्या देंगे, आने वाला वक्त बताएगा। मोहन भागवत की सिक्योरिटी को लेकर इससे पहले भी सवाल किया गया। ये वही मोहन भागवत है जिन्होंने अभी तो ये कहा कि आरएसएस का रजिस्टर्ड होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और आरएसएस का एजेंडा है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना। और यही आरएसएस अब पाकिस्तान से रिश्ता सुधारने की भी बात कर रही है। 2 दिन पहले का मोहन भागवत का बयान है कि भारत की सरकार को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू का दरवाज़ा ओपन कर देना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों में रिश्ते अच्छे हो सके। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय ज़रूर लिखिए, और आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी जहां सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप का प्लान मौजूद है, तो कोई भी एक प्लान आप लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।